नमस्कार दोस्तों, ई शाला पर आपका फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण 20-25 प्रश्न आज हल करने वाले हैं। ये प्रश्न कुछ ऐसे हैं कि आपको लगभग हर परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आज जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इतिहास विषय से संबंधित हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को हम हल करते हैं और उसका कुछ डिस्कशन भी देखते हैं, ताकि वहाँ से भी अगर कोई प्रश्न इंपॉर्टेंट है और वहाँ से प्रश्न बनता है तो उसको हम परीक्षा में आसानी के साथ में हल कर सकें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? सामान्य तौर पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से कई बार जहां पर भी इतिहास में प्रश्न पूछे जाते हैं वहां से आता है। तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि दयाराम साहनी। इसका देखते हैं, थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दयाराम साहनी। और इसके साथ में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था। तो जहां पर भी हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन की बात आती है तो हम ऑप्शन ए को यहाँ पर चुनने वाले हैं इस प्रश्न में। और वैसे हम याद रखेंगे कि इसका सही उत्तर दयाराम साहनी, या कुछ जगह पर डीआर साहनी भी लिखा होता है, तो यही उत्तर सही होगा। और इसके अलावा अगर मोहनजोदड़ो की बात आती है तो वहां पर हम राखलदास बनर्जी को याद रखेंगे। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो जहां पर आएगा, मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता थे राखलदास बनर्जी, जबकि हड़प्पा सभ्यता की बात आएगी तो उसका सही उत्तर होगा डीआर साहनी या दयाराम साहनी। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हरमिंदर साहब को पूरा करने में किस सिख गुरु ने अपना योगदान दिया था? हरमिंदर साहब, जिनको हम स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जानते हैं, जनरली हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, लेकिन पूरे पंजाब में इनको हरमिंदर साहब के नाम से ज्यादा प्रचलित है ये नाम। तो इसमें गुरु अर्जुन देव का महत्वपूर्ण योगदान था। चलिए इसी को देखते हैं। तो हरमिंदर साहब को पूरा करने में किस सिख गुरु का योगदान था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि गुरु अर्जुन देव। हरमिंदर साहब या स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य दिसंबर 1581, तो इसको सन को भी हम याद रखेंगे, शुरू हुआ था। और 16 अगस्त 1604 में ये कार्य पूरा हुआ। साल 1581 में गुरु अर्जुन देव जो है वो सिखों के 5वें गुरु बने थे। तो इनका क्रम भी हमें यहाँ पर याद रखना है। सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, बनकर ये गद्दी पर बैठे थे और उन्होंने ही अमृतसर में हरमिंदर साहब के गुरुद्वारे की नींव रखी थी, जिसको आज हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। चलिए आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया था? चार ऑप्शन हमारे सामने हैं और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु के साथ में श्रवण बेलगोला चले गए थे और 298 ईसा पूर्व में संलेखना उपवास के द्वारा, जिसमें संलेखना उपवास वह पद्धति होती है जिसमें व्यक्ति अन्न का त्याग कर देता है, यानी कि कुछ भी खाना पीना सब कुछ वो छोड़ देता है। और इसी संलेखना उपवास के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर का त्याग अपने अंतिम समय में किया था। आज का अगला प्रश्न हम देखते हैं, महागुजरात आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि इंदुलाल याग्निक। देखिए इसमें सीधी सी बात यह है कि पहले जब देश आजाद हुआ था तो उसके बाद में पूरा बंबई राज्य हुआ करता था। तो बंबई का बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जहां पर, जिसको आज हम महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं, वहां पर मराठी भाषा बोली जाती थी, जबकि आज जहां पर गुजरात है वहां पर गुजराती भाषा बोली जाती थी। और इसी गुजराती भाषी प्रदेश को अलग से गुजरात राज्य बनाने के लिए आंदोलन शुरू हुआ था। और ये आंदोलन 1956 में बॉम्बे प्रांत में गुजराती भाषी क्षेत्र में शुरू हुआ। आंदोलन का उद्देश्य गुजराती भाषी लोगों के लिए अलग राज्य का निर्माण करना था। और मई 1960 में बॉम्बे प्रांत को दो भागों में, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात में, वहां पर बोली जाने वाली भाषा के आधार पर किया गया था। इसी प्रकार की बात आती है कि पहला भाषाई आधार पर कौन सा राज्य बना था, तो वो आंध्र प्रदेश बना था। इसको भी हमें याद रखना है। आज का अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? बहुत सारी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। चार ऑप्शन हमारे सामने हैं और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1856। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 की वजह से हिंदू विधवाओं को एक नया जीवन मिला है, और ऐसा जीवन जिसमें समाज उनको अपनी मर्जी से जीने का अधिकार देता है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पारित कराए गए इस अधिनियम ने, तो लॉर्ड डलहौजी को भी हमें यहाँ पर याद रखना है, इनके कार्यकाल में यह आंदोलन पारित हुआ था। और 16 जुलाई 1856 को हिंदू
विधवाओं को दोबारा शादी करने का एक वैध अधिकार या इनको एक कानून के द्वारा एक अधिकार इनको दिया था। तो इस बात को ध्यान में रखना, 1856 को याद रखना है और लॉर्ड डलहौजी के समय इनको ये अधिकार मिला था, तो इनको भी याद रखना है। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि किस गवर्नर के समय इनको ये अधिकार मिला। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मद्रास लेबर यूनियन। मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला पंजीकृत मजदूर संघ था। इसकी स्थापना 1918 में बीपी वाडिया ने बी कल्याण सुंदम के साथ में मिलकर की थी। और 1918 में हम वैसे भी याद रखते हैं 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, 1918 में वो समाप्त हुआ था। जैसे ही पहला वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, इधर हमारे यहाँ पर भारत का पहला एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन जिसको हम मद्रास लेबर यूनियन के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना हुई थी। तो इसको हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। कई बार इन प्रश्नों को हम हिस्ट्री में देखते हैं। इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी, महमूद बिन कासिम। ये भारत में पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे और इनका उद्देश्य था यहाँ पर आना है, आक्रमण करना है, यानी कि धन संपदा को लूटना है और अपने देश को वापस चले जाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, किनकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र स्थान माना जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। ये थे, ये सिखों के 10वें गुरु थे, इसलिए भी इनको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं, आनंद मठ, आनंद मठ के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। बहुत ही प्रसिद्ध एक रचना है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ उपन्यास की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1852 में की थी और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इस उपन्यास से लिया गया है। ये उपन्यास सन 1700 के दौरान सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। तो आनंद मठ को इसलिए भी विशेष रूप से जाना जाता है क्योंकि हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो है वो इसी से लिया गया है और उसके रचयिता की अगर बात आती है तो वो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यह है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ हैं, वो किन के लिए हैं? तो जैन समुदाय के लिए, हिंदुओं के लिए, मुस्लिमों के लिए या बौद्धों के लिए। तो 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर है बौद्धों के लिए। तो त्रिपिटक जहां पर भी नाम आएगा तो ये बौद्ध संप्रदाय के लिए था, बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए ये एक धार्मिक ग्रंथ है जो कि बहुत ही पवित्र माना जाता है इस धर्म में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो किसके नाम से इनको जाना जाता था? तो 4 ऑप्शन हमारे सामने, ग्राम भोजक, ग्राम पति, मुखिया या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होता था, इसका सही उत्तर है ग्राम भोजक के नाम से जो पाली ग्रंथ है उसमें गांव के मुखिया को इस समय जाना जाता था। जैसे आज हम गांव का जो मुखिया होता है जिसको हम निर्वाचित करते हैं, जिसको सरपंच के नाम से जाना जाता था, उसी प्रकार से उस समय ये जो पद था वो ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन तात्या टोपे का वास्तविक, कौन सा तात्या टोपे का वास्तविक नाम था? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का जन्म वर्ष 1814 में वर्तमान महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था और उनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग यावलकर था। उन्होंने औपचारिक सैन्य प्रशिक्षण के द्वारा प्रशिक्षित नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी वे भारत के सबसे अच्छे और प्रभावी विद्रोही जनरलों में से एक थे और इनका बड़ा योगदान हमारे देश को आजाद कराने में था। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं, भारतीयों की महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ करवाया था? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, कुमारगुप्त, कनिष्क, अशोक और मौर्य। और इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कनिष्क यहाँ पर आएगा। इन्होंने भारत में जो है वो रेशम मार्ग का आरंभ इन्होंने किया था। आज का अगला प्रश्न देखते हैं, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था या किसने किया था? ठीक है, किनके शासनकाल में इनका निर्माण हुआ था? बहुत ही प्रसिद्ध एक प्रश्न है या फिर ये मंदिर हैं जिनसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। और 4 ऑप्शन में इसमें हमारे सामने है, इसका सही उत्तर होगा जो चंदेल राजपूत थे, इन्होंने खजुराहो के जो मंदिर थे इनका निर्माण, खजुराहो के जो मंदिर थे इनका निर्माण इन्होंने करवाया था। आगे बढ़ते हैं,
अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? 4 ऑप्शन हमारे सामने है, शक संवत, विक्रम संवत, कली संवत और इनमें से कोई नहीं। और हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, शक संवत। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत में उपयोग में आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है। भारत में ये भारत का राजपत्र, आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समाचार और भारत सरकार के द्वारा जारी संचार विज्ञप्तियों में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ में प्रयोग में किया जाता है। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है और अंतिम माह जो है वो फाल्गुन होता है। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर, पौष, माघ और फाल्गुन, इस प्रकार से 5 महीने। और जनरली अगर हम अंग्रेजी महीनों के हिसाब से देखें तो फरवरी एंड या मार्च में ये चैत्र महीने की शुरुआत होती है, जो कि अंग्रेजी महीनों को मतलब जो भी हम जनवरी फरवरी से लेकर के दिसंबर तक देखते हैं उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। 1948 में भारतीय सेना के द्वारा संचालित हैदराबाद अभियान का नाम क्या था? 4 ऑप्शन है, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन एकता, ऑपरेशन पोलो और ऑपरेशन मैत्री। ठीक है, और इसमें इसका सही उत्तर होगा ऑपरेशन पोलो। हम सब जानते हैं कि ये भारत में जब आज़ादी के बाद में जब हमारे सभी रियासतों का एकीकरण हो रहा था उस समय ये अमल में लाया गया था। 1948 में भारतीय सेना के द्वारा संचालित हैदराबाद अभियान का नाम ऑपरेशन पोलो था। इसकी शुरुआत 13 सितंबर 1948 को हुई थी और 17 सितंबर को हैदराबाद के निजाम की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और भारत में शामिल होने के लिए इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। इसके साथ में ऑपरेशन पोलो की सफलतापूर्वक ये इसको कंप्लीट किया गया था। तो ऑपरेशन पोलो को ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो 4 ऑप्शन हमारे सामने है, टोडरमल, बिहारीमल, जयसिंह और बीरबल। ये इनके फेमस नाम है और इसका सही उत्तर है टोडरमल। टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के समय प्रारंभ हुई भूमि पैमाइश का आयोजन टोडरमल के द्वारा ही किया गया था। राजा टोडरमल के सुधार 1582 ईस्वी में बादशाह अकबर ने राजा टोडरमल के दीवान अशरफ के पद पर इनको नियुक्त किया था, जो कि यहाँ पर भू राजस्व के जो मामले हैं उनको देखते थे। वह पदभार संभालते ही टोडरमल ने भूमि सुधार की अपनी स्वीकृति लागू की थी। तो जहां पर भी भूमि सुधार की बात आएगी अकबर को लेकर के तो हम टोडरमल को ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? 4 ऑप्शन हमारे सामने है, लखनऊ, पटना, तमिलनाडु या मुंबई। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पटना। वहाबी आंदोलन 1828 से 1888 तक एक लंबे समय तक चला था। पटना बिहार के आसपास केंद्रित था। यह एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जिसका उद्देश्य इस्लाम की मूल शिक्षाओं से किसी भी विचलन को अस्वीकार करने, यानी कि जो इस्लाम धर्म की मूल जो शिक्षाएं थी उनसे व्यक्ति विचलित ना हो, उनसे इधर उधर ना भटके, तो उनको उन्हीं शिक्षाओं पर चलने के लिए या उन्हीं शिक्षाओं के ऊपर आगे अपने जीवन को बढ़ाने के लिए संबंधित था। तो विचलन को अस्वीकार करने और उनकी वास्तविक भावना की ओर लौटने पर था। रायबरेली के सैयद अहमद वहाबी आंदोलन के नेता थे और उन्हीं के नाम पर यह वहाबी आंदोलन कहलाता है। सैयद अरब के अब्दुल वहाब 1703 से 1787 की शिक्षाओं से भी ये प्रभावित थे। तो वहाबी आंदोलन को याद रखना और ये पटना के आसपास ये प्रभावित था। आगे बढ़ते हैं, आज का अगला प्रश्न देखते हैं। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, 1925, 1930, 1935 या फिर 1945। और इसका सही उत्तर होगा 1925 में सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम जो है ये पारित हुआ था। तो 1925 इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? इसका सही उत्तर है, वैसे 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुरु राम सिंह। कूका विद्रोह जो है वो 1871 से 1872 इन 2 सालों में पंजाब के कूका लोगों यानी कि नामधारी सिखों के द्वारा किया गया था। एक सशस्त्र विद्रोह था जो मूलतः अंग्रेजों के द्वारा गायों की हत्या को बढ़ावा देने के विरोध में किया गया था। बालक सिंह तथा उनके अनुयायी गुरु राम सिंह जी ने इसका नेतृत्व किया था। कूके लोगों ने पूरे पंजाब को 22 जिलों में बांट करके अपनी समानांतर सरकार बना डाली थी और इसी को लेकर के इस प्रकार का एक आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी,
गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन का नाम जहां पर आएगा वहां पर गुरु राम सिंह को हमें ध्यान में रखना है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार आज हमने कुछ महत्वपूर्ण इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आप हमारे इस चैनल पर इसी प्रकार से बने रहिए और आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी अब आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।